हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सेल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अगर हम कहें तो अब तक हमने हाफ चैप्टर कवर करा है और अब हम रिमेनिंग हाफ चैप्टर कवर कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में देखो, पहली बात तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं क्या हैं, कहाँ होते हैं, इनके बारे में हम पहले जानते हैं। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है, प्लांट्स हो गए, तो हमारी जो केमिकल एक्टिविटीज है और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन एक्टिविटीज को सेपरेटली कैरी आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। दिस सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स, तो इसलिए हमारे सेल के अंदर क्या होंगे, कुछ अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि ये वेरियस एक्टिविटीज को कैरी आउट करेंगे। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि हमारे इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके इसमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमें बहुत ही एडवांस्ड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने के लिए। हम ऑलरेडी न्यूक्लियस के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखेंगे वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनकी क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें क्या खासियत है, ये सब कुछ अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल से, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में हम ईआर भी कहते हैं, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा नेटवर्क सिस्टम बनाता है। कहाँ पे बनाता है? सेल के अंदर बनाता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, जिसको हम वेसिकल्स कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर तुम्हें क्या प्रेजेंट, इसके अंदर क्या दिखेंगे? ट्यूबल्स दिखेंगे, वेसिकल्स दिखेंगे। ठीक है, तुम कहोगे कैसे दिखते हैं ये, तो तुम यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, सबको क्लियर है? ये तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के वन साइड ऑफ एंडिंग में क्या मिलेगा तुम्हें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि लास्ट में तुम देख रहे हो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ट्यूबल्स कहेंगे। और ये तुम्हें शीट लाइक, बैग लाइक, ऑब्लॉन्ग शीट्स लाइक दिखेंगे, तो इनको हम वेसिकल्स कहेंगे। ठीक है, वैसे इनको सिस्टम्स भी कह सकते हैं कि तुम देख रहे हो कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बैग लाइक हो गया ना ऐसे, और नीचे ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये वेसिकल्स है। तो वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और सिस्टम्स से बन के क्या बनता है? तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। ये चीज क्लियर है सबको? अब हमें इन्होंने कहा है कि द ईआर इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास दो टाइप ऑफ ईआर है। अब हम इनको डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे करेंगे? तो याद रखना है, आर ई आर लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज अ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। ठीक है, तो अगर तुम इस डायग्राम में देखो, क्या तुम्हें ये डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दाने जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। और जितनों के ऊपर ये राइबोसोम्स अटैच्ड है, ये कौन सा टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? ये मैं तुम्हें ऑलरेडी न्यूक्लियस पढ़ाते हुए मैंने समझाया था। राइबोसोम का एक ही काम है, प्रोटीन बनाना। तो ऑब्वियसली जो ये रफ ही आ रहा है, ये भी क्या कर रहा होगा? प्रोटीन बना रहा होगा, क्योंकि इसके पास कौन है? राइबोसोम्स हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, जहां जहां ये प्रेजेंट है, दिस आर साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो ये प्रोटीन बनाते हैं। The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on the need. तो जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे? ये बनाया हुआ प्रोटीन को भेज देंगे। The SER helps in the manufacture of fat molecules or lipids. तुम कहोगे what is lipid? ठीक है, तो अगर जो फैट्स है, फैट सबको पता है, लेकिन लिपिड इज अ टाइप ऑफ फैट्स। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि वो आइदर लिपिड्स बनाते हैं या उसको अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें तो फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन।
और इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल मेम्ब्रेन बनाने के टाइम पे। तुम्हें पता है सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड से बना हुआ होता है। और प्रोटीन और लिपिड कौन बना रहा है, तुम्हारा रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर बना रहा है। तो ये लोग इन चीज़ों को प्रोडक्शन करके ये कहाँ भेजते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास भेजते हैं, उसको बिल्डअप करने में या उसको रिपेयर करने में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है, कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो तुम कहोगे द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज यूज्ड इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। अब इन्होंने कहा सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ये दे डू अ फंक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स आल्सो। Although ER varies greatly in appearance in different cell, it always form a network system। वो कह रहे हैं शायद इनका स्ट्रक्चर सेल टू सेल डिफर कर सकता है। इट इज़ अ नेटवर्क सिस्टम जो कि पूरा फैला हुआ है वहाँ पे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं दिस वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये कह रहे हैं इसलिए रफ ऑब्वियसली ये फैला हुआ है तो ये क्या करता है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तुम कहोगे कौन सा मटेरियल, स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के बगल में ये है तो अगर न्यूक्लियस में कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना होगा तो वो थ्रू ER जाएगा। द ER ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब इसका मतलब क्या है कि भैया ऑब्वियसली ये तुम्हारे सेल में फैला हुआ है तो ये क्या करेगा, कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए सरफेस देगा। इन द लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जिनके जो एनिमल्स है जिनके अंदर लीवर प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये क्या करता है, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल क्या करने में, डिटॉक्सिफाई। सबको डिटॉक्सिफिकेशन ऑलमोस्ट पता है, मतलब कि जो भी तुम्हारे बॉडी में हार्मफुल प्रोडक्ट्स है उसको रिमूव करना, उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो अगर मेनी पॉइजन्स या ड्रग्स जो भी तुमने गलती से कंज्यूम कर लिया है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कौन करता है, ER करता है। ER में भी कौन करता है, स्मूथ ER करता है। अब इसके ऊपर के क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन्स गेट सिंथेसाइज्ड। ये तुम्हारे NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि ये क्या है, स्मूथ SER में क्या बनता है, लिपिड्स बनता है, प्रोटीन्स कहाँ बनता है, रफ ER में बनता है, ठीक है। और रफ ER में तुम्हें पता है राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। फिर ये कह रहे विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कह रहे इट बिहेव्स एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ट्रू। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म, ट्रू। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, नहीं कोई एनर्जी नहीं बना रहा है, हमने एनर्जी जनरेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। एंड इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज, यस। तुम कहोगे क्यों, क्योंकि इट हैज अ लार्ज नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए भी जगह दे देता है। क्लियर है सबको यहाँ पे। फिर इसके बाद में डिफरेंस है, ये एग्जाम्पलर में देखो स्मूथ और ER रफ ER के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। ये सिर्फ ट्यूबुल से बना होता है, ये सिस्टर्नेस और वेसिकल से बना हुआ होता है। ये लिपिड्स, फैट्स और तुम्हारा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इट ओनली हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स इसमें एब्सेंट होते हैं, उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उसके सरफेस में। एंड व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इट इज अ प्रोसेस जिसमें सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम बिल्डअप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। क्लियर है। और ये इस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन करता है, ER करता है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड सेल ऑर्गेनेल के बारे में, दैट इज गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। मतलब क्या है, वेसिकल्स हैं एक के पीछे एक अरेंज्ड है पैरेलली, और इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। तो अगर तुम डायग्राम देखो गोल्गी की, ये है देखो, NCERT में ऑब्वियसली इनकी एनलार्ज डायग्राम नहीं दे रखी है, तो तुम देख रहे हो ये एक के पीछे एक, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे एक के पीछे एक ये अरेंज्ड है। तो इनको हम क्या कहेंगे, सिस्टर्न्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है। और जो तुम्हें यहाँ पे बाउल लाइक जो दिख रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, वेसिकल्स कहेंगे। क्लियर है।
दिस मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है, उसके साइड में कौन होता है, ईआर होता है, और ईआर के साइड में कौन होता है, गोल्गी एपैरेटस होता है। देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ये तीनों मिला के क्या करते हैं, मेजर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एक बड़ा सा सिस्टम बना लेते हैं। द मटीरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर। ईआर काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, उसको पैक करना, डिस्पैच करना, वेरियस टारगेटेड जगह पे उनको भेजना, चाहे वो टारगेटेड जगह तुम्हारे सेल के इनसाइड हो या सेल के आउटसाइड हो, ये भेजने का काम किसका है, गोल्गी एपैरेटस का है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। तुम कहोगे स्टोरेज समझ में आता है, ठीक है, पैकेजिंग समझ में आता है, डिस्पैचिंग समझ में आता है, व्हाट इज मॉडिफिकेशन। देखो प्रोटीन्स जो तुम्हारे ईआर हैं, ठीक है, आरईआर, वो क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन्स की भी लाइक वेरियस वैरायटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको मॉडिफाई करने का काम किसका है, गोल्गीज का काम है। और इन सम केसेस जब कॉम्प्लेक्स शुगर उनके पास जाता है तो उसको सिंपल बनाने का काम भी किसका है, गोल्गी बॉडी का है, ठीक है, या गोल्गी एपैरेटस का है। और थर्ड मेन काम कि ये क्या करता है, लाइसोसोम्स को फॉर्म करता है। तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 टोटल मेन फंक्शंस। एक है स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैक करना एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मटेरियल्स को। सेकेंडली हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में कन्वर्ट करना, एंड थर्ड हम कहेंगे लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन करना। लाइसोसोम इज अनदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ये याद रखना है कि लाइसोसोम्स को कौन बनाता है, गोल्गी एपैरेटस बनाता है। ये MCQs में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये कह रहे हैं अगर गोल्गी एपैरेटस नहीं होता तो क्या होता। अभी जो हमने 3 फंक्शंस देखे थे वो तीनों फंक्शंस कैरी आउट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है कि ईआर बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, उसको स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैक करना, डिस्पैच करना, ये फंक्शन कौन करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एंड मोर ओवर कोई भी लाइसोसोम्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तुम्हें पता है लाइसोसोम्स का फंक्शन अभी हम फर्दर पढ़ने वाले। लाइसोसोम्स क्या करता है, सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। जो सेल वर्किंग पोजीशन में नहीं है, डैमेज्ड है या डेड होने वाला है, उन सबको लाइसोसोम्स क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा और इसलिए हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, डेड सेल्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने कहा है जब जब कहीं पे भी अगर कॉम्प्लेक्स शुगर का सिंपल शुगर में कन्वर्जन करना है तो वो कौन करता है, गोल्गी एपैरेटस करता है। अब हम करेंगे थर्ड सेल ऑर्गेनेल दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे सर्कुलर टाइप होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। व्हाट इज एंजाइम्स, केमिकल। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोला है तो इसका मतलब वो किसी चीज को डाइजेस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ दैट केमिकल। दिस एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, ठीक है, वो एंजाइम्स आरईआर बना के इनको दे देता है। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अगर लाइसोसोम्स नहीं होंगे तो सेल का एक्यूमुलेशन होता जाएगा, चाहे वो खराब सेल्स हो, डेड सेल हो, उनका कलेक्शन हो जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो डस्टबिन का काम है वो कौन करता है, लाइसोसोम करता है, क्लीनिंग का काम, ठीक है। सो इट क्लीन्स to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। ये कह रहे सिर्फ सेल्स को ही डाइजेस्ट नहीं करेगा, बाई चांस तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया, फॉर एग्जांपल जर्म्स आ गए, बैक्टीरियाज आ गए, उनको भी डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome which break complex substances into simpler substances. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes. उनके पास बहुत ही ज़्यादा powerful chemicals है जो कि इनका break down कर देते हैं material का. During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets, इसका मतलब है जब जब सेल डैमेज्ड होगा लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाएंगे. लाइसोसोम्स बर्स्ट होते ही जो उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है वो उस सेल को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा. और इसलिए हम लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, स्कैवेंजर्स भी कहते हैं. लाइक देयर आर मेनी टर्म्स. व्हाई आर लाइसोसोम्स आल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल? तो तुम्हें पता है लाइसोसोम कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जो कि कौन देता है उनको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के देता है. दिस एंजाइम रिमूव द वर्न आउट एंड पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनेल्स बाय डाइजेस्टिंग देम सो दैट न्यू रिप्लेसमेंट कैन बी मेड.
They remove the cell debris, therefore they are known as scavengers, cellular housekeepers या demolition squads of the cell। इनके पास कई सारे नाम हैं पर मतलब एक ही है कि वो अपने आप को बर्स्ट करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। अब हम करेंगे अपना हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज फोर्थ सेल ऑर्गेनेल एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तुम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेसिकली पढ़ भी रखा है। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी हमें एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। देयर इज वन आउटर कवरिंग एंड एक इनर कवरिंग है, पर इनर कवरिंग की कुछ खासियत है। व्हाट इज दैट? इनर कवरिंग इज डीपली फोल्डेड। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो डीपली फोल्डेड है। अब व्हाट इज डीपली फोल्डेड, तो पहले हम डायग्राम को पढ़ते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये जो तुम्हें येलो लाइनिंग दिख रही है, दिस इज इट्स आउटर कवरिंग। ठीक है, ये तो आउटर हो गई, और जो इनर है तो तुम देख रहे हो डीपली का मतलब है कितना अंदर जाके उनका जिगजैग बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम डीपली फोल्डिंग कहेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ठीक है डीपली फोल्डेड है, इसका हमें फायदा क्या है। तुम्हें याद रखना है जितना ये डीपली फोल्डेड होगा उतना सरफेस एरिया वहाँ पे बनेगा, जितना सरफेस एरिया होगा उतना एटीपी प्रोडक्शन, मतलब कि जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे तो यही इन्होंने कहा है, दिस फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो जितने ज़्यादा ये फोल्ड्स होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होगा। The energy required for various chemical activities needed for life is resolved by mitochondria in the form of ATP molecules। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ATP, अगर तुम कहोगे व्हाट इज ATP, हमारे इंडिया में मनी का जो करेंसी है वो है रुपीस, हम मनी को रुपीस में काउंट करते हैं। तो सेम वे जो तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं उसकी करेंसी क्या है, ATP। उसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP is known as the energy currency of the cell. The body uses the energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work। तुम कहोगे कि एनर्जी का काम क्या है, तो हमें जो न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाने उसमें एनर्जी चाहिए, और हमारे जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हमें बना के कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड देन हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। तुम कहोगे व्हाई दे आर स्ट्रेंज, इतना क्या स्ट्रेंज बात है उसमें। उसमें दो खासियत है, दे हैव देयर ओन डीएनए, तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। सेकेंड है उनके पास राइबोसोम है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो प्रोटीन भी बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना जहाँ जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है वहाँ पे प्रोटीन बनता ही बनता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटीन बनता है, और इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनल भी कहते हैं। अब हम इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? व्हाई इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डीपली फोल्डेड। तो याद रखना है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज करना है एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। फिर इन्होंने कहा नेम द ऑर्गेनल्स इन अ प्लांट सेल दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज प्लास्टिड्स है। तो प्लास्टिड्स का जब टॉपिक आएगा तब हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ सेल ऑर्गेनल के ऊपर, दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। याद रखना है ये बिल्कुल भी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो हो गया जहाँ पे कलर होता है, ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पे हो गया जहाँ पे कलरलेस पार्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अगर क्रोमो है और उसके अंदर क्लोरोफिल है तो हम उसको क्रोमो न कह के क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तुम्हें पता है जहाँ जहाँ क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ठीक है, अब अगर तुम कहो कि क्रोमो का काम क्या है, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, जो फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, फ्रूट्स के डिफरेंट कलर होते हैं, वेजिटेबल्स के डिफरेंट कलर होते हैं, वो कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। ठीक है, उसका काम कलर देने का है। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसका काम क्या है, उसका काम फोटोसिंथेसिस करना है। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे मिलेगा, जहाँ जहाँ कलरलेस है। ठीक है,
Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. तो ये इनका काम क्या है, ये चीजें स्टोर करने का है. The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma. These are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastid also have their own DNA and ribosomes. ठीक है. अब यहाँ पे तुम देख सकते हो दिस इज क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट में इन्होंने यही बताया था कि देर आर ग्राना एंड स्टोमा. व्हाट इज ग्राना? इट कंस्टिट्यूट द लैमिलर सिस्टम. दिस आर फाउंड लेयर्ड ऑन टॉप ईच अदर. तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हमने एक के ऊपर एक रखा है, इस पूरे को तो हम ग्रैनम कहेंगे और जो इंडिविजुअल है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर उसको हम थैलाकोइड्स कहेंगे. सबसे मेन काम इन्हीं का ही है जो कि तुम्हारे जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस है वो ये कैरी आउट करते हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर तुम्हारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. स्ट्रोमा क्या है? तो नीचे तुम्हें एक तो यहाँ पे मैट्रिक्स मतलब कि लाइक एक ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस मिलेगा जिसके अंदर ग्रैनस एम्बेडेड होते हैं. ठीक है. और इसी में तुम्हारे राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे. तो यही चीज इन्होंने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करी है. अब आते हैं हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे, दैट इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या है? दे आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स. तुम्हें पता है कि जो प्लांट सेल्स है, ठीक है, उनमें ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं. अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट 90% जगह ये उनमें ऑक्युपाई करते हैं. एनिमल सेल में ये नहीं होते हैं और अगर कुछ में होंगे तो ना के बराबर होते हैं. ठीक है. Vacuoles are small sized in animal cells while plant cells are very large. इतने लार्ज कि ऑलमोस्ट 50 to 90% जगह यही ऑक्युपाई कर लेते हैं. तो अगर कोई तुम्हें प्लांट सेल और एनिमल सेल में डायग्राम्स के थ्रू डिफरेंस बताने के लिए कहेगा तो अगर वैक्यूल्स ने सबसे ज़्यादा और जगह ऑक्युपाई कर रखी दैट इज प्लांट सेल और जिसमें न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है वो तुम्हारा एनिमल सेल है. इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप provide turgidity and rigidity to the cell. Turgidity and rigidity का मतलब है कि एक तरीके से ये टफनेस देता है उसको. Many substances of importance in the life of a plant cells are stored in vacuoles. तुम कहोगे क्या? फॉर एग्जाम्पल या सेल सैप में क्या क्या होता है? तो एमिनो एसिड्स होता है, शुगर्स होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं. In single celled organisms like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. और याद रखना इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनके पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो कि उनका एक्सक्रिएशन का भी काम करते हैं, जो उनमें एक्सेस वाटर और सम वेस्टेज होता है उसको भी एक्सपेल्ड कर देते हैं. ठीक है. तो पहले हम इन्हीं के क्वेश्चंस कर लेते हैं. यहाँ पे है विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन इन रूट्स ऑफ द प्लांट्स. याद रखना है जहाँ पे कलरलेस है वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है तो रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट है. लीव्स में ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं और जहाँ पे कलर है वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होता है. ठीक है. फिर ये कह रहे हैं कि भैया बताओ प्लांट्स को क्यों वैक्यूल चाहिए और इतना बड़ा चाहिए. मेन पहला रीजन है कि तुम्हें पता है ये लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, टर्जिडिटी चाहिए, सेल सैप को स्टोर करने के लिए चाहिए, तो इसलिए इनके पास लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल होता है. अब इन्होंने कहा बट व्हाट इज सेल सैप. तो याद रखना है सेल सैप क्या है? इट इज लिक्विड कंटेंट जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? शुगर्स, एमिनोज, एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है तो ये चीजें तुम्हें लर्न होनी चाहिए. तो यही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछ रखे जो कि हमने ये सारे ही डिस्कस कर लिए हैं. हमने टॉपिक वाइज डिस्कस करे हैं इनको. अब है द सेल दस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स. तुम कहोगे अच्छा ये इतने सारे फंक्शंस करता है तो उसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं. तो डेफिनेटली हम लाइफ प्रोसेसेस में इन सारे के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये फंक्शंस कैरी आउट होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग जैसे बॉडी में और प्लांट्स में एज वेल. Thus the cell is the fundamental structural unit of organism. It is also called basic functional. तो ये basic and structural fundamental, ये basic and fundamental structural unit of life है. ठीक है. अब आते हैं एक लास्ट टॉपिक पे that is cell division. New cells are formed in organism in order to grow to replace old dead injured cells. ठीक है. इसका या to form gametes required for reproduction.
तुम्हें पता है हमारी बॉडी को हमेशा न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? हमारे बॉडी में रिपेयरिंग की जरूरत है, हमारी बॉडी ग्रो होती रहती है, हमें रिप्रोडक्शन करना है, या हमारे सेल्स इंजर्ड हो रहे हैं या पुराने वाले डेड हो रहे हैं, तो इसलिए हमें न्यू सेल चाहिए। तो न्यू सेल कैसे बनते हैं? तो तुम्हें पता है सेल डिविजन के थ्रू बनते हैं। सेल डिवाइड होता है एंड न्यू सेल बनाता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल डिविजन हमारी बॉडी में, माइटोसिस एंड मियोसिस। The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. मेनली जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो माइटोसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए सेल्स चाहिए। ठीक है, इन दिस प्रोसेस क्या होता है? द मदर सेल्स डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये मदर सेल है और ये इनकी डॉटर सेल है। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाते हैं, मतलब लाइक सेम। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनके पास सेम क्रोमोसोम्स होंगे जितने मदर में है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकते हैं जो हमारा माइटोसिस है वो कहाँ पे होता है? जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर चाहिए वहाँ पे माइटोसिस के थ्रू हमारा सेल डिविजन होता है। बट हमारे पास डेफिनेटली देयर आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, या टिश्यूज, जो कि टिश्यूज किसमें? दोनों में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जो कि पहले गैमेट्स फॉर्म करता है एंड विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होता है। When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. ठीक है, यहाँ पे जैसे सिर्फ 2 डॉटर सेल बन रहे थे, तो यहाँ पे एक्चुअल में कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। अब इसमें क्या था? जो इनके डॉटर सेल्स के जो क्रोमोसोम थे वो देवर एग्जैक्टली सेम ऑफ मदर सेल। यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे हमेशा कितने होते हैं? हाफ होते हैं। ठीक है, हाफ होंगे एंड देन फिर फादर से और मदर से कंबाइन होके अगेन वो 46 हो जाते हैं। अब तुम कहोगे कि ये हाफ होना क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर ये हाफ नहीं होंगे, जैसे कि तुम्हें पता है कि मदर में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, पेयरिंग में बात करें तो 23 है, इंडिविजुअली में बात करें तो 46 है, फादर में भी 46 होंगे। अगर ये सबके सब क्रोमोसोम्स अगर डॉटर या सन में चले जाएंगे तो नंबर विल बी डबल्ड, और जब वो डॉटर की फ्यूजन होगा फर्दर इन फ्यूचर तो वो कितने हो जाएंगे? 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है कि जब जब ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में तुम्हारा मियोसिस होता है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही आते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो हमने यहाँ पे सेल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब जो सेल की एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके इन जनरल फास्ट वे में इनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस लिखना है, तुम लिख सकते हो। तुम्हें पता है प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में बहुत ही लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, फिर तुम्हें पता है प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम 2-4 पॉइंट्स लिख के इनका डिफरेंस कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। तो हमें पता है प्रोकैरियोटिक जनरली स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक जनरली लार्ज होता है। इसमें न्यूक्लियर जो रीजन होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इट इज वेल डेवलप्ड होता है। सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और ऑब्वियसली यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। जब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होगा या ब्रेक डाउन होगा तो सारे के सारे सेल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएंगे, दैट मीन्स सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, फिर इन्होंने कहा व्हाट वुड हैपन व्हेन इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस। हमने पढ़ा जो गोल्गी के काम है ईआर की चीज़ों को स्टोर, मॉडिफाई, डिस्पैच करेगा कौन? लाइसोसोम का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना नहीं हो पाएगा, तो इसलिए गोल्गी एपरेटस नहीं, तो उसके फंक्शंस भी कैरी आउट नहीं होंगे। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। तो हमें पता है लिपिड स्मूथ ईआर में होता है, प्रोटीन्स रफ ईआर में होता है।
हाउ डज एन एमीबा ऑब्टेन फूड, इसके लिए एक स्पेशल टर्म है एंडोसाइटोसिस, उसके थ्रू ये क्या करता है फूड को एनगल्फ कर लेता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर है। 9th में इन्होंने हमें 4 टाइप के बीकर्स कहे थे, ये भी हम ऑलरेडी ऑस्मोसिस वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें तुम्हें ये एम्प्टी पोटैटो कैविटी है, इसमें विद शुगर है, इसमें विद सॉल्ट है और इसमें बॉइल्ड है। याद रखना इसके पास तो कुछ है ही नहीं ऑस्मोसिस करने के लिए, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, शुगर में ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होगा एक्सो ऑस्मोसिस होगा और वहाँ पे श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। सेम वे इसमें भी यही होगा। और बॉइल्ड पोटैटो में हमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे क्योंकि इट इज ऑलरेडी ये किल्ड हो चुका है, सेल इज डेड, और इसलिए वहाँ पे कोई भी प्रोसेसेस हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटेड है। और लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें कि बताओ ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए कौन सा है, माइटोसिस है, एंड गैमेट्स फॉर्मेशन में कौन है, मियोसिस है। क्लियर है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे सेल टॉपिक कंप्लीटेड है। इसको थोरोली, इसको प्रॉपर वे में रिवाइज करो। बायोलॉजी में 3 चैप्टर है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।